वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1-2-2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो हम लोग इस वीडियो में 1-2-2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले जो भिन्न था वह वैल्यू कितना था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो भिन्न कोई भी क्या होता है, x बाई वाई होता है, यानी कि x बाई वाई क्या है आपका, कोई भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू है उनमें। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी भिन्न का अंश या हर खुद में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो बोला गया कि अंश में क्या किया जाता है, 30% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि इंक्रीज कितना किया गया, 30%। तो यक्स खुद में शुरुआत में कितनी रही होगी, 100% रही होगी, उसमें क्या हुआ, 30% की वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 130%। उसी तरीके से y यानी कि आपका हर में क्या हुआ, खुद में 100% रही होगी पहले, बाद में क्या हुआ, उसमें 35% की कमी हो गई। तो 100 में 35% की कमी यानी कि अब कितनी हो गई, 65% हो गई। तो ये आपका क्या था, प्रतिशत। और ये जो है भिन्न, ये जो है परिवर्तन करने के बाद भिन्न जो है नया भिन्न आपका कितना बन जाता है, 3/15। यहाँ पर हल कर लेंगे, x बाई वाई का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, मूल्य भिन्न, वही आपका आंसर होगा। तो हल कर लेंगे, परसेंट से परसेंट आपका चला गया, 3 से 15 आपका 5 बार में चला जाएगा, 5 से 65 आपका 13 बार में, 13 से आपका 130 आपका 10 बार में चला जाएगा, यानी कि x बाई वाई आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/10, यानी कि मूल्य भिन्न आपका कितना आ गया, 1/10 आ गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया गया है कि बिंदु ए जो है वर्टेक्स यहां पर कितना दिया गया है, 1,2, बी का वैल्यू दिया गया, सी का वैल्यू दिया गया, और आपसे पूछा गया है कि एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष है जो, यानी कि ये जो त्रिभुज के शीर्ष है वो कौन सा त्रिभुज है, यानी कि समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समबाहु यानी कि कलेटर ट्रायंगल है, समद्विबाहु आइसोसेलेस है, या फिर विषमबाहु यानी कि स्केलेन ट्रायंगल है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये वर्टिस यानी कि ये जो है शीर्ष है तो इसके अनुसार ये जो है कौन सा त्रिभुज बनाएगी। तो इसका जो है सबसे पहले जो आपको यहाँ पर मैं त्रिभुज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है तीनों शीर्ष क्या दिया गया है, ABC दिया गया। ए में जो है क्या है, 1,2 है, बी में जो है x और y का वैल्यू कितना है, 3,4 है, और 4C में वैल्यू आपका कितना है, 4,1 है। यानी कि ये जो आपका होता है x का वैल्यू होता है, ये आपका y का वैल्यू होता है, यानी कि ये जो है x1 है, ये आपका क्या है, y है। इसी तरीके से ये भी x है, ये भी y है, ये भी x है, ये भी आपका क्या है, y है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है दो शीर्षों के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो जब इस तरीके से आपके शीर्ष दिया हुआ रहे और दो बिंदुओं का, यानी कि ये भी एक तरीके से बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का एक फार्मूला होता है, जो कि आप ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या हो जाता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और सभी जो यहाँ पर भुजा है, भुजा का यहाँ पर क्या निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे। तो अगर भुजा की लंबाई निकाल लेंगे हम लोग तो हम लोग पता कर पाएंगे कि वह कौन सी त्रिभुज है। तो यहाँ पर x का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना 1 है और x2 का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 3 में से 2 जाएगा तो आपका 3 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, प्लस उसी तरीके से y1 माइनस y2 करेंगे, यानी कि 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि √4 आपका कितना आ जाएगा, √8, यानी कि AB की लंबाई कितनी आ गई, √8 आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, BC निकालेंगे, ये आपकी AB थी,
ए बी से आप क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी में भी उसी तरीके से x2 माइनस यानी कि x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे, 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस एक का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, +1 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि रूट के अंदर 9 1 कितना आ जाएगा आपका, √10। यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, बी सी का वैल्यू √10। उसी तरीके से ए सी का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर तो 9, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा, √10। यानी कि ए सी का वैल्यू कितना आ गया, √10। तो हमें क्या दिख रही है, बी सी बराबर ए सी है। यानी कि दो भुजा हमें क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। तो दो अगर भुजा बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, समद्वि बाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समषष्टभुज यानी कि हेक्सागोन का क्षेत्रफल ज्ञात करें कि क्या होगा। यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागोनल का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला आपका हो जाता है इसका क्षेत्रफल निकालने का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू आपका क्या हो जाएगा, हेक्सागोन यानी कि 6 भुजा होती है तो इंटू क्या कर देंगे, 6। तो ये आपके षष्ठभुज के क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने का फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सा आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा। तो √3/4 भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 6। हल करेंगे, 2 से काटेंगे, 3 बार में, ये कितने बार में, 2 बार में। आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 × 75 यानी कि 75 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, षष्ठभुज यानी कि हेक्सागोनल का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। तो ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ए और बी के वर्तमान यानी कि यहाँ पर जो है अभी वर्तमान में जो है आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 5:3। और 5 वर्ष बाद जो है उनका आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर ए का भी जो है उम्र 5 साल बढ़ा होगा, बी का भी 5 साल बढ़ा होगा। यानी कि जो अनुपात में वृद्धि हुई है वो यूनिट में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 5 से क्या हुआ, 10 यानी कि 5 यूनिट भरी, 3 से 7 हो गया, यहाँ पर 4 यूनिट भरी है। तो यहाँ पर सेम यूनिट चेंज नहीं हो रहा। तो सेम यूनिट अगर चेंज नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेम बनाएंगे। किस तरीके से, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी कि डिफरेंस को क्या कर देंगे, अपोजिट रेशियो में गुना कर देंगे। और 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा 15:3 = 9। और 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 20:14 हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका अनुपात आया, नया अनुपात, ये वर्तमान आयु का अनुपात है और ये जो है 5 वर्षों के बाद का अनुपात है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तब अब जो है देखने पर क्या हो रहा है, ए में भी 5 यूनिट की वृद्धि हो रही है और बी में भी जो है 5 यूनिट की वृद्धि हो रही है। यानी कि 5 यूनिट के बराबर कितने साल के बराबर है, तो 5 साल के बाद की आयु का अनुपात है। यानी कि 5 यूनिट बराबर 5 साल है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 साल होगा। तो अगर 1 यूनिट बराबर 1 साल है तो पूछा क्या जा रहा है, उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो वर्तमान आयु ए का कितना है, 15 यूनिट, बी का कितना है, 9 यूनिट। दोनों का उम्र का अंतर कितना है वर्तमान में यूनिट में, तो 15 में से 9 गया तो 6 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1 साल है तो 6 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 6 साल। यानी कि वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 6 साल का अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाता है तो नई संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वास्तविक संख्याओं के बीच निरपेक्ष अंतर यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 11:9। 7 घटाने पर वह संख्या का अनुपात कितना हो जाता है, 5:9। तो दोनों संख्याओं में 7 घटाया गया तो यूनिट में अंतर जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अंतर सेम होना चाहिए। तो 11 में से 5 गया 6,
9 में से 9, सॉरी यहाँ पर आपका 19 है, तो 19 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पर तो 6 यूनिट की कमी आई, लेकिन यहाँ पर 10 यूनिट की कमी आ रही है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आना चाहिए था, बराबर। बराबर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, डिफरेंस को अपोजिट रेशियो में गुना करेंगे, तो डिफरेंस हमें देखना है सिर्फ। तो 9 में से 5 गया तो 4, ऊपर में 4 गुना कर देंगे, और 19 में से 11 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8। तो देखेंगे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, काट भी देंगे। अगर कॉमन फैक्टर अगर हमें दिखता है तो यहाँ पर जो गुना किया जाएगा संख्या अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम लोग काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर 1 यूनिट बचा, यानी कि 11 अनुपात अगर 1 से गुना करेंगे तो यह रेशियो कितना ही रहेगा, 11:19 ही रहेगा। यानी कि ये जो है पहले वाली संख्या का अनुपात कितना था, 11:19 था। अब जो है 7 घटने के बाद वह अनुपात कितना हो गया, 10:18 हो गया। यानी कि पहले कितना अनुपात था, 11:19, अब कितना हो गया, 10:18। दोनों में हमें क्या देखने, कितने की कमी देखने को मिल रही है, 1-1 यूनिट की कमी देखने को मिल रही है। और कितना कमी किया गया था, 7 घटाया गया था। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो मूल्य संख्या कितना था, 11:19 था। दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो ये एक 11 यूनिट है, एक 19 यूनिट है। दोनों का अंतर कितना, 8 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 7 है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56। यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का वास्तविक अंतर यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस 56 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या दिया गया, फ्रैक्शन में संख्याएं दी गई और आपसे क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक पूछा जा रहा है। तो जब इस तरीके से फ्रैक्शन में संख्या दिया रहे और आपसे महत्तम यानी कि एचसीएफ पूछा जाए तो करना कुछ नहीं है, जो ऊपर वाला संख्या यानी कि जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला यानी कि अंश है उनका क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। जो नीचे वाला आपका हर है उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर वाले संख्या क्या है, 2, 16, 32, 54। दोनों में हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 2। यानी कि एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 2। एलसीएम पूछा जा रहा है नहीं, यानी कि नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो नीचे का एलसीएम तो 189 सिंपल होता है निकालने का तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या। अब 117 का कॉमन फैक्टर यहाँ पर कितना होता है, 13 नमा 117 होता है। 9 तो आपका 189 में आ गया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 13 गुना कर देंगे। उसी तरीके से 81, 27 तो आपका इसमें आ गया, तो 81 में क्या बच गया, 3। और 9 तो आपका पहले से ही 189 में आया हुआ है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तो आपका गुना बड़ा हो जाता है। इकाई अंक हम लोग चेक कर लेते, 9 × 27, 27 × 81, यानी कि इकाई अंक 1 आना चाहिए। यहाँ पर कितना है, 3 है, नहीं हो सकता। यहाँ पर 9 है, नहीं होगा। यहाँ पे 9 है, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका बचता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नीचे गुना करने पर आपका कितना आ जाएगा, 73, 71, यानी कि 2/7371 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आपका निहायत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, इसका अंडर रूट निकाल लेना है। तो ये आपका कितने का स्क्वायर होता है, 4 × 16, 40 से आपका पहले एक अंक आएगा यानी कि 39 आएगा। ये आपका कितना हो जाता है, 1849। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, वैसे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बाई ऑप्शन। यहाँ पर 32 है, नहीं हो सकता। 29 है, नहीं होगा। 37 है, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका बचता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। बाकी ये भी आप जब देखेंगे तो 1600 से ऊपर है, जो कि 47 का तो हो नहीं सकता, आपका ये 43 का ही होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 36 लड़के और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत 17 वर्ष हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर की आयु ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो प्रोफेसर और लड़के का मिलाकर कुल संख्या जो है टोटल कितने थे, 36 लड़के थे और एक प्रोफेसर, यानी कि टोटल लोग 37 लोग थे। 37 लोग थे और फिर उस पर क्या किया जाता, प्रोफेसर को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि प्रोफेसर को हटा दिया जाता है। तो औसत आयु क्या हो जाता है, 18 से 17 हो जाता है। यानी कि कितने की कमी हुई औसत आयु में, 1 वर्ष की कमी आई। तो 37 लोगों में से कुल ओवरऑल 1 यूनिट की यानी कि 1 वर्ष का औसत में कमी आया। तो टोटल उम्र में कितना कमी आ जाएगा, तो 37 × 1 करेंगे, यानी कि 37 की कमी आएगी। प्लस
अब इसमें क्या करेंगे, 37 की तो कमी आई प्रोफेसर के जाने के बाद, लेकिन औसतन तो ये 17 वर्ष जो था वो भी तो प्रोफेसर का पहले से ही था। तो ये जो आपका 17 वर्ष जो ओवरऑल बाद का एवरेज है उसी को क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रोफेसर की आयु निकल जाएगी। तो अब जोड़ देंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 7 7 14, 3 1 4 1 5, यानी कि 54 वर्ष क्या था, प्रोफेसर की आयु थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके समझा दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट हुज सम इज 18, यानी कि 3 अंकों की संख्या है, उनके डिजिट का सम यानी कि जो अंकों का सम है वो कितना आएगा, 18 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते कि जो ऑप्शन में दिया गया है वो 18 है या नहीं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न को बाई ऑप्शन सबसे बेहतर तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन का 18 नहीं हो रहा सम। 9 3 12 6 18 ये आपका हो सकता है आंसर। 9 4 13 5 18 ये भी हो सकता है। 6 4 10 8 18, 5 5 10 8 18, यानी कि सभी जो भी संख्या दी गई ऑप्शन में उनके डिजिट का सम 18 ही है। अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे बोला जा रहा है कि एंड द मिडिल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, यानी कि जो बीच की संख्याएं हैं वो जो अन्य दो संख्याएं हैं उनके डिजिट का सम बीच वाले अंक के बराबर है। यहाँ पर चेक कर लेते, 6 3 9 बीच वाले संख्या के बराबर है, 5 4 9 बीच वाले संख्या के बराबर है, 6 4 10 बीच में कितना 8 है, यानी कि ये गलत है, 5 5 10 बीच में 8 है, यानी कि ये गलत है। तो 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर छट गया। फिर अब आगे देखेंगे, फिर आगे बोला जा रहा है कि इफ द नंबर इंक्रीजेज बाई 297 व्हेन इट डिजिट आर रिवर्स्ड, यानी कि जो संख्या है उनमें अगर 297 जोड़ा जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, रिवर्स्ड हो जाती है। यानी कि अगर 396 है उसमें अगर 297 जोड़ेंगे तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 693 हो जाएगी। या फिर अगर 495 अगर 297 जोड़ेंगे तो अगर उसका 594 हो जाता है तो वो आपका सही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं पहले, 396 उनमें क्या करेंगे, 297 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 13 9 9 18 19 3 2 5 1 6। तो क्या था, 396 का उल्टा कितना हो गया, 693 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। दूसरा नहीं सही हो सकता, चेक भी कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर 297 चेक करेंगे तो यहाँ पर 7 5 12 9 9 7 5 12 9 9 18 19 4 2 6 1 7, कितना होना चाहिए था, 594, लेकिन कितना आ रहा है, 792, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। तो बाई ऑप्शन इस तरीके के प्रश्न को हम हमेशा बनाए करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 7 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो या कितने वर्षों के बाद मूलधन के यानी कि प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो ब्याज है वो कितने वर्षों के बाद जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी मूलधन, अगर आपने मेरा पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी जो मूलधन होता है वो खुद में कितना होता है, 100% होता है। यानी कि जो हमें अब ब्याज चाहिए वो कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 7 वर्ष का साधारण ब्याज 56% है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 56/7 करेंगे यानी कि 8%, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 8%। तो हमें क्या निकालना है कि ओवरऑल 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा। तो हमें कितना चाहिए, 100% ब्याज कितने की दर से, 8 की दर से। हल कर लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 पूर्णांक 1/4 बचेगा, 1/2 बचेगा, 12 पूर्णांक 1/2। अब इसको क्या करेंगे, ये तो 12 आपका कितना आ गया, 12 साल, और 1/2 को अगर 1/2 ये क्या ईयर में, ईयर को मंथ में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 साल 6 महीना। ये इतना समय लगेगा वो धनराशि को, उस धनराशि को मूलधन के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त करने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 ट्रेन जो क्रम से 136 मीटर और 185 मीटर लंबी है एक दूसरे की ओर आ रही है, जिनमें से एक की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या, हमें चाहिए क्या, समय चाहिए। तो समय बराबर क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी कि दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये और दोनों को पार करने के लिए दूरी कितना ट्रैवल करना होगा, जो दोनों ट्रेन की लंबाई है उनका योग ही उन दोनों को पार करने में उतनी दूरी ट्रैवल करनी होगी। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का लंबाई का योग निकालेंगे, वही आपका दूरी होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 5 11, 8 3 11, 1 12, 1 1 2 1 3, यानी कि 321 मीटर दूरी तय करना। ये दोनों ट्रेन, ये तो आपका हो गया डिस्टेंस एक तरीके से। और आपका क्या, दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर चाल जो आपका स्पीड दिया गया है दोनों ट्रेन का, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो क्या हो जाएगा, चाल जुट जाएगा। तो दोनों का चाल का योग कितना हो जाएगा, 70 और 65, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किस में, मीटर में है। समय किस में चाहिए, सेकंड में। तो जो आपकी चाल होगी वो किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 5 15, यहाँ पर 3 छक 18, यहाँ पर 3 2 5 1 6, तो 3 से यहाँ भी कटेगा तो आपको काट लेंगे। 15 3 45, 3 1 3 7 21। अब आपका यहाँ पर 3 17, यहाँ पर तो आपका कोई भी कटता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 7 6, यहाँ पर 3 से आपका और कट रहा है, तो यहाँ पर 3 5 15, 3 दूनी 6, तो 107, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 214। नीचे आपका कितना हो जाएगा, 5 5 25। तो क्या कर लेंगे, 25 25 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 25 × 200, 14, 25 25 125, 15 25 6 150, यानी कि 8.56 सेकेंड इतना आपका समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति का आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो आय जो है यहाँ पर कितना यूनिट दिया गया, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 27,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3,000। पूछा क्या जा रहा है, बचत। तो ये 9 यूनिट क्या है, आय है यानी कि इनकम। 5 यूनिट क्या है, व्यय है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ही क्या होता है, यानी कि अंतर ही क्या होता है, सेविंग होता है। तो सेविंग आपका कितने यूनिट का हो रहा है, तो सेविंग यहाँ पर आपका 9 - 5 यानी कि 4 यूनिट का क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12,000, यानी कि बचत कितने रुपये का होता है, तो 12,000 का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डेज, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होती है। तो आदमी टोटल कितने हैं, 15 व्यक्ति कितने दिनों में काम कर लेंगे, 30 दिन में। इसी काम को अब क्या करते हैं, 20 आदमी काम करते हैं, कितने दिनों में करेंगे वो हमें निकालना है। इधर भी टोटल वर्क दोनों समान कार्य को कर रहे हैं तो टोटल वर्क बराबर होगा। हल करेंगे, यहाँ पर से आप क्या, दिनों की संख्या आ जाएगी। हल कर लेते, 0 0 चला गया। 15 तिया 45/2 यानी कि आपका कितना दिन लगेगा, 22.5 दिन लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन में बोलने की क्या कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले बोला गया है कि एक जीवा यानी कि कॉर्ड की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, यानी कि 24 सेंटीमीटर है। और बोला गया कि वृत्त का केंद्र, यहाँ पर सेंटर है, वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर है, तो 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर हो गया। पूछा क्या जा रहा है, त्रिज्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका ये जो सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है
तो क्या करते हैं, इस कॉर्ड को बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो अगर पूरा कॉर्ड यानी कि जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए कि 12 5 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 13 सेंटीमीटर बनता है। मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार आपको ट्रिपलेट याद करवा चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा। 12 5 का ट्रिपलेट 13 बनता है। तो हाइपोटेनस यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर से, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 812 बचता है। तो वो संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन इस तरीके के प्रश्न को बनाए करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, संख्या का स्क्वायर को उस संख्या से माइनस करने पर जिसका 812 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 841। 21 का स्क्वायर 841 होता है। माइनस क्या कर देंगे, उसी संख्या से माइनस करके देखेंगे क्या 812 आता है या नहीं। तो माइनस करेंगे 2, यहाँ पर 3, 1 और आपका 8, यानी कि 812 क्या हो रहा है, मेल यहाँ पर सही आ रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी आप ऑप्शन चेक करके देख लीजिएगा, आंसर आपका नहीं आएगा 812। अगर 812 आता है तब आपका आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक कर सकते हैं यहाँ पर 729, 27 का स्क्वायर 729 आपका होता है। माइनस 27 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 702 हो जाएगा। बाकी इसे भी चेक करेंगे तो 23 का 529, 529 माइनस 23 करेंगे तो ये तो आपका कभी भी नहीं हो सकता। 25 625, ये तो पहले ही आपका इससे कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका शायद रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। वैसे मैं यहाँ पर आपको हल करके बता देता हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैं वैसे हल कर देता हूँ। ये आपका क्या है, 730, 1001, 1132, 1332, यानी कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है कि 730, 730 आपका क्या है, 9 का क्यूब प्लस 1 है। यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है, 729 प्लस 1, 730। उसी तरीके से 1001 आपका क्या हो जाता है, 10 का क्यूब प्लस 1 होता है, 1001 के बराबर। 1332 आपका क्या हो जाता है, 11 का क्यूब प्लस 1 होता है। हमें क्या देखने को मिला, 9 10 11। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, 12 का क्यूब प्लस 1। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 प्लस 1। तो आपका कितना आ जाएगा, 1729। कौन सा ऑप्शन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर साइन ए माइनस बी बराबर हाफ और कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि यार बी का माप क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि साइन के कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। तो साइन के आपका 30 डिग्री का वैल्यू जो है हाफ हो जाता है। तो ए माइनस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और यहाँ पर कॉस में जो है कितने का मान हाफ होता है, तो कॉस 60 का मान हाफ होता है। यानी कि ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन दोनों को काट देंगे, 60 30 90, 2 ए बराबर 90, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 45। किसी भी एक जो है यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू अगर 45 है तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू कितना आ गया, 15, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। उस समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों डायगोनल दिया गया है, एरिया पूछा जा रहा है समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए एरिया का। तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाता, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। D1 आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। D2 आपका कितना है, 8.2 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 चला जाएगा, 2 से 82 आपका 41 बार में चला जाएगा। तो एरिया आपका कितना आ गया यहाँ पर से, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार 5% की हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी दिया गया है, हानि परसेंट दिया गया है और आपसे विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/20,
यानी कि 20 यूनिट का सामान 1 यूनिट के लॉस में बेचा जा रहा है। तो सामान कितने का था, 120 रुपये का। उसको क्या करता है, 20 यूनिट का सामान 1 यूनिट का लॉस यानी कि कितने में बेच देता है, 19 यूनिट में बेच देता है। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका ESP यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 20 छक 120, 19 छक आपका कितना हो जाएगा, 114 रुपये। यानी कि वस्तु का उस जो है फूलदान का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 114 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। तो आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। फिर आगे बोला गया कि वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के 2 गुना के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 3025 स्क्वायर यूनिट है। तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया। क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो जाता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 3025 दिया गया। कितना दिया गया, 3025। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइड की लंबाई यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। स्क्वायर है, उधर भेजेंगे अंडर रूट। तो कितने का स्क्वायर जो है 3025 हो जाता है, तो 5 25 यानी कि 55 का हो जाता है। कितने का, 55 का स्क्वायर हो जाता है। तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3025। तो वर्ग के भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 55 सेंटीमीटर आ गई, सॉरी 55 यूनिट आ गई। सेंटीमीटर तो यहाँ पर नहीं दिया गया, 55 यूनिट आ गई। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 55 यूनिट आ गई। फिर यहाँ पर बोला गया था कि वृत्त की त्रिज्या जो है वर्ग की भुजा के 2 गुना के बराबर है। तो अगर वर्ग की भुजा जो है 55 यूनिट है तो त्रिज्या इसका 2 गुना, तो 55 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 110 यूनिट। यानी कि त्रिज्या यहाँ पर कितनी आ गई, 110 यूनिट आ गई। अब यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आयत की लंबाई निकाल सकते हैं। तो आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 110, उसका 3/5 कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 22, 22 थी आपका कितना आ जाएगा, 66। यानी कि 66 यूनिट क्या आ गई, आयत की लंबाई आ गई। तो आयत की लंबाई अब हमें पता है, हमें क्या निकालनी होगी, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई निकालनी होगी, तभी तो आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर बोला गया था कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 55, उसका 5वां भाग यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 यूनिट। यानी कि लंबाई 66 यूनिट और चौड़ाई 11 यूनिट है। तो एरिया बराबर आपका क्या हो जाता है, फार्मूला आयत का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, 66, ब्रेथ कितना है, 11। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 छक 66, 6 66 अच्छे 72, यानी कि 726 यूनिट स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसान के घर में मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 और पैरों की कुल संख्या 138 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को जो है आसानी से हल करने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 42। तो हम लोग कुछ समय के लिए मान लेते कि सारी जो सिर है वो किसके हैं, मुर्गियों की है। सारे जो सिरों की संख्या दी गई है वो किसकी दी गई है, मुर्गियों की दी गई है। तो अगर सारी सिरों की सारे जो है मुर्गियां हैं तो टोटल मुर्गी कितनी हो गई, 42। तो टोटल पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अगर टोटल सिर 42 है तो टोटल जो है पैर कितने हो जाएंगे मुर्गिया के, क्योंकि एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे, अगर 42 मुर्गी है तो 2 पैर, एक मुर्गी के एक यानी कि एक मुर्गी के एक सर। तो एक मुर्गी के लेकिन पैर कितने होते, 2 होते, यानी कि जितना सर है उसका 2 गुना क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। यानी कि पैर कितने हैं, 84। लेकिन असल में कुल कितने पैर है, 138। यानी कि अगर 138 में से 84 घटा दे तो क्या बच जाएगा, जो बकरी के जो 2-2 पैर, क्योंकि बकरी के टोटल कितने हो जाते हैं, 4 पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं। तो 2-2 पैर तो यहाँ पर इसकी गिनती हो गई। तो बच कितना गया, 2-2 पैर। यानी कि जो बची हुई संख्या है वो प्रत्येक बकरियों की 2-2 पैरों की संख्या बच गई है। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 4 8 5 13, यानी कि 54 पैर अभी भी बचे हुए। तो प्रत्येक बकरी के कितने कितने पैर बच गए, 2-2 पैर। तो यहाँ पर पहले ही सम्मिलित हो गया मुर्गियों के, क्योंकि मुर्गियों में भी 2 पैर होते हैं और बकरियों में भी तो मिनिमम आपका 2 पैर होगा ही।
तो यहाँ पर जो है दो पैर तो आपका यहाँ पर आएगा, लेकिन दो पैरों की संख्या बच रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पर दो से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बकरियों की संख्या निकल जाएगी। तो बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27। लेकिन हमें क्या चाहिए, मुर्गियों की संख्या चाहिए। तो टोटल सीरो की संख्या कितनी थी, 42। तो 42 मैंने 27 करेंगे तो आपके मुर्गियों की संख्या आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 30। यानी कि 12 3 15 क्या आ गई, मुर्गियों की संख्या आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 क्रमगत विषम संख्याओं का योग अगर 160 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है वे लगातार विषम संख्या यानी कि क्रमगत विषम संख्या में क्या हो जाता है, दो दो की वृद्धि होती है। यानी कि अगर सबसे छोटी विषम संख्या यक्स माने तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2। अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 4, क्योंकि दो दो की वृद्धि होगी। अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 6। तो ये क्या हो गई, एक संख्या x मान लिए, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 मान लिए। तो क्या करेंगे, सभी का योग कर देंगे। सभी का योग कितना दिया गया, 160। हल करेंगे, x 4x है प्लस 4 अदू 6 6 12 बराबर 160 है। तो 4x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 148। तो x बराबर यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, 4 तिया 12, 4 7 28, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 37। सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, x ही तो हम लोगों ने सबसे छोटी संख्या मानी थी। तो x का वैल्यू अगर 37 है तो सबसे छोटी संख्या ही 37 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी त्रिभुज के कोनों का कुल योग जो है कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी त्रिभुज हो, आइसोसेलेस हो यानी कि समबाहु हो, समद्विबाहु हो, या फिर समकोण हो, या फिर विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, उनके तीनों कोनों का सम यानी कि योग कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी कोई त्रिभुज है। तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ए बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आगे बोला गया है कि बी आई और सी आई, यहाँ पर दोनों बराबर सेम दे दिया तो यहाँ पर यल मान लेते हैं इसे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बी एल और सी आई। तो यहाँ पर जो है बी एल है और ये जो है क्या है, सी आई है। ए बी सी और ए सी बी का ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या आपका रहा होगा, इन सेंटर यानी कि अंता केंद्र रहा होगा। क्या रहा होगा, इन सेंटर यानी कि अंता केंद्र रहा होगा। तो ये आपका क्या है, इन सेंटर है। तो यहाँ पर जो है ये फिर आपका क्या दिया गया, बी ए सी कितना दिया गया, 45 डिग्री दिया गया है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी आई सी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अंता केंद्र ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है, निकालने का फार्मूला आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए होता है। फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 90 प्लस एंगल ए कितना है, 45। तो 45/2 वैल्यू कितना हो जाएगा, 22.5। कितना हो जाएगा, 22.5। जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 2 11 यानी कि 112.5 डिग्री क्या आ गई, एंगल बी आई सी का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी संख्या के 3/5, 7/17, 2/5 भाग 84 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, वह संख्या निकालनी होगी। तो संख्या यक्स मान लेते हैं। संख्या का क्या दिया गया, 3/5 का 7/17 का 2/5 कितने के बराबर है, 84 के बराबर है। तो हल करेंगे, 7 तिया 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84। तो यक्स बराबर आपके कितने आ जाएंगे, 5 पचे 25 दूनी 50, 17 पचे 85, यानी कि वह संख्या कितनी आ गई, 850। लेकिन वह संख्या नहीं पूछा जा रहा, संख्या का 40% पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, इसका 40% निकाल लेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 2, 2 से 2 शून्य चला गया। 85 × 4 करेंगे तो 8 दूनी 16, 17 17 दूनी 34, यानी कि 340 क्या आ गई, वह संख्या का 40% वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर समानांतर श्रेणी में 3 8 13 18 23 इस तरीके से दिया गया संख्या है और पूछा जा रहा है कि इसका 50वां पद क्या होगा। 50वां पद क्या होगा यानी कि nth नंबर का, यानी कि 50वां पदों की संख्या क्या होगी। तो जब कोई फिक्स्ड टर्म की संख्या आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है जो कि आप ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला क्या हो जाता है, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ए आपका क्या हो जाता है, ए आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या। तो फर्स्ट संख्या कितनी है, 3 है, तो यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया, 3। डी यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफरेंस। क्या हो जाता है, डिफरेंस, यानी कि जो संख्याएं बढ़ती क्रम में हमें दिख रही है, दोनों सभी में अंतर कितना है। यहाँ पर क्या हो रही है, 5 की वृद्धि, यहाँ भी 5 की वृद्धि, यानी कि 55 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, डी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 5। और यन आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कैमी नंबर की संख्याएं आपको पता करनी है। तो यहाँ पर कैमा नंबर का पता करना है 50वां, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। अब क्या करेंगे, इस फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते, ए आपका कितना है, 3, यन आपका कितना है, 50, तो 50 माइनस 1 करेंगे, यानी कि यन 50 है तो 50 माइनस 1 49, डिफरेंस आपका कितना है, 5। हल कर लेते तो आपका कितना आ जाएगा, 49 पचे, तो कितना आ जाएगा, 9 पचे यानी कि 50, 50 पचे 250, 5 कम यानी कि 245, प्लस कितना करेंगे, 3 करेंगे, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 50वें पद की संख्या 248। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी आपका क्या है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसे ट्रांसलेट करके बता दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एज ए इज 3 टाइम मोर देन डेट ऑफ बी, यानी कि ए की जो आयु है बी से कितनी है, 3 गुना है, एंड हाफ एज डेट ऑफ सी, और ए की जो आयु है बी से 3 गुना है और सी की कितनी है, आधा है। यानी कि अगर बी का मान ले कि ये जो है कितना 1 यूनिट है, तो इसका क्या है, ये 3 गुना है, और सी का क्या है, आधा है। ए जो है सी का आधा है, तो सी कितनी रही होगी, 6 यूनिट। यहाँ पर से बोला गया है कि ए जो है बी से 3 गुना, तो सही है 3 गुना, और ए जो है सी का क्या है, आधा है, तो सी का आधा है, तो ए बी सी का अनुपात कितना हो गया, 3:1:6। फिर आगे बोला जा रहा है, इफ द सम ऑफ देयर एज इज 120 ईयर, तो व्हाट इज द एज ऑफ ए। तो अगर तीनों के उम्र का योग 120 साल है, तो ए कितने साल का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, तीनों के यूनिट का सम कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 10, 10 यूनिट बराबर कितने साल के बराबर, 120 साल के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 साल के बराबर। पूछा क्या जा रहा है, ए की उम्र पूछी जा रही है, तो ए की उम्र कितना है, 3 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 साल, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 साल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स मान लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आगे हल करने पर। तो क्या करेंगे, सभी के वर्गों का योगफल यहाँ पर 7808 दिया गया है, तो क्या करेंगे, जो संख्याएं यानी कि यूनिट में जो संख्याएं दी गई है उनका क्या करेंगे, स्क्वायर का सम करेंगे पहले। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, प्लस 7 का तो 7 7 49 एक्स स्क्वायर, 8 का करेंगे तो 8 8 64 एक्स स्क्वायर, और तीनों का सम कितना दिया गया, 7808 दिया गया। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 9 18 4 22 2 6 4 10 2 12, यानी कि 122 एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना 7808 है। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना बार में चला जाएगा, पहले 2 से कर लेते, तो यहाँ पर 61 और यहाँ पर 2 से तो 39 4, तो 61 66 36 4 यानी कि 64 बार में। तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर अगर 64 है तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो यक्स का वैल्यू अगर 8 आ गया तो पूछा क्या जा रहा है, उनमें सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है। तो जिसका यूनिट में वैल्यू सबसे छोटा वह संख्या भी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो यूनिट में वैल्यू सबसे छोटा किसका है, 3x। तो अगर यक्स का वैल्यू 8 है तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 या 24, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी है, 24। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए ने एक बैंक में 8000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की, बी ने 6000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की। तो 3 वर्ष के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी अलग अलग है और रेट भी अलग अलग है, तो हम लोग जो है फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम लोग यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग ब्याज निकालना होगा। तो
तो यहाँ पर दिया गया है कि साधारण ब्याज एक साल का कितना लगता है 8%। टोटल कितना साल साधारण ब्याज लगेगा 3 साल। तो अगर एक साल में 8% साधारण ब्याज लगता है तो 3 साल का कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 8 दिया 24%। और 24% किस पर ब्याज लगेगा 8,000 रुपये पर। तो 8,000 का 24% कितना हो जाएगा तो 2 चला गया। 24 8 आपका कितना हो जाएगा 192 यानी कि 1920 रुपये। ये क्या हो जाता है 8,000 रुपये का साधारण ब्याज यानी कि इतना सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है 6,000 रुपये पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है मैं पहले वाली अगर वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब 2 साल अगर आपका रेट 10% रहे और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा जाए तो 2 साल का ओवरऑल ब्याज कितना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 21%। 3 साल का ओवरऑल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 33.1%। और 4 साल का ओवरऑल ब्याज कितना हो जाता है 46.41% इतना होता है। तो ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं रेलवे के परीक्षाओं में, तो ये आप ओवरऑल परसेंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो 3 साल का ओवरऑल ब्याज कितना लगता है 33.1%। तो हमें क्या निकालना होगा 6,000 का 33.1% निकालना होगा बटा नीचे 100 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य और 3 शून्य 3 शून्य चला गया। गुना करेंगे 6 6 18 6 18 1 19 यानी कि ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। पूछा क्या जा रहा है दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा जा रहा है। तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 8 में से 2 गया 6 यानी कि 66 रुपये क्या आ गया दोनों के ब्याज का अंतर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो 30 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर निकाल लेते कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर यानी कि कितनी दूरी तय की जाती है। तो 150 किलोमीटर कितने लीटर में 20 लीटर में। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो 1 लीटर में कितनी दूरी तय की जाती है वो हमें निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए 30 लीटर की दूरी चाहिए तो इंटू 30 कर देंगे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर 0 0 चला गया। 15 2 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 75 बार में। तो 75 तिया आपका कितना हो जाएगा 75 तिया आपका हो जाएगा 225 किलोमीटर यानी कि इतनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपये में बेचा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो इस तरीके का बाय ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो सबसे बेहतर तरीका होता है बाय ऑप्शन बनाने का। तो यहाँ पर शुरुआत में ही देखेंगे तो ये जो आंसर दिया गया वो असल में क्या दिया गया क्रय मूल्य दिया गया यानी कि ऑप्शन जो भी दिए गए वो क्रय मूल्य का वैल्यू दिया गया है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं 90 अगर वो वस्तु की सीपी अगर 90 रुपया रही होगी बेचा कितने में 171 में यानी कि लाभ इसके अनुसार कितना हो रहा है 81 रुपये का कितने में 90 रुपये में। तो हम लोग निकाल के देख लेते कि क्या ये जो सीपी है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है या नहीं। हल करेंगे 0 0 चला गया 9 से 81 9 बार में 9 दहें कितना हो गया 90% यानी कि क्रय मूल्य कितना था 90 रुपये और प्रॉफिट परसेंट कितना 90% यानी कि सीपी के बराबर ही प्रॉफिट परसेंट है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शन आप चेक करके देख लीजिएगा आपका आंसर नहीं आएगा क्योंकि 70 जब चेक करेंगे तो 171 में बेच रहा है यानी कि 100% से अधिक इसके अनुसार लाभ हो जाएगा ये नहीं हो सकता। 78 भी चेक करेंगे तो ये 100% से अधिक हो जाएगा। हाँ 100% से अधिक ये लाभ हो जाएगा। 98 चेक करेंगे तो ये आपका 90 यानी कि 98 चेक करेंगे तो ये आपका 98% लाभ नहीं आएगा तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो भाई आप कोई भी ऑप्शन आपका मेल नहीं खाता है एक ही ऑप्शन है तो वही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 1000 और क्या करेंगे इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 5 और 2 का तो 5 3 15 दूनी 30 हो जाएगा एलसीएम। तो क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे जो आपका यहाँ पर क्या करेंगे पहले 30 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 3 90 कितना बचा 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर क्या गुना करें क्योंकि हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 4 मान लेते 120 यानी कि वह संख्या कितनी होनी चाहिए थी 120। अगर 120 यहाँ पर यानी कि
संख्या कितनी बची 100, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी यहाँ पर 120। यानी कि अगर इस संख्या में 20 की वृद्धि कर दी जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 30 से कट जाएगी। यानी कि वो संख्या कितनी होनी चाहिए, 1020 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1020। लेकिन पूरी कटनी नहीं चाहिए, बोला जा रहा है कि वह संख्या कौन सी हो जिसमें भागा देने पर 30 से क्या बचे, एक शेषफल बचे। तो शेषफल एक लाने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, वह संख्या में एक जोड़ देंगे, यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी, 1021। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है, ये ग्राफ में क्या दिया है, द फॉलोइंग ग्राफ शो द प्रॉफिट मेड बाय द 3 कंपनी, यानी कि ये 3 कंपनियों का अलग अलग साल में कितने कितने प्रॉफिट बनाया गया है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। ABC ओवर 6 ईयर, यानी कि पूरे 6 सालों में जो है कितने कितने प्रॉफिट जो है तीनों कंपनियों ने बनाए वो यहाँ पर दिया गया। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फॉर विच 2 ईयर वाज द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द 3 कंपनी द सेम, यानी कि किस वर्ष में तीनों कंपनियों का मिलाकर, यानी कि कौन 2 वर्षों में तीनों कंपनियों का मिलाकर प्रॉफिट जो है क्या हो, इक्वल हो। तो किन 2 वर्षों का बराबर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग बाई ऑप्शन चेक करते हुए चलेंगे। 2013 में टोटल प्रॉफिट कितना था, 7 13 13 9 9 3 12, यानी कि 220। और 2015 में कितना था आपका, 15 में तो 12 8 20, यानी कि 300 था। तो सेम नहीं हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर चेक करेंगे 2013 में तो आपका 220 ही था। 2014 में आपका कितना था, 7 6 13 5 18 180, इक्वल नहीं है, गलत है। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 2012 में कितना था, 6 4 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 220। 2013 में भी कितने थे, 220 थे, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ये भी आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया गया, ईयर यानी कि साल यहाँ पर दी गई है, सैलरी यानी कि उसकी जो है वेतन दिया गया, इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन राशि दिया गया, टैक्स यानी कि कर यहाँ पर दिया गया। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 वर्षों में दी गई कुल प्रोत्साहन राशि यानी कि इंसेंटिव उसी अवधि में भुगतान किए गए कुल वेतन की कितने प्रतिशत थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कुल प्रोत्साहन राशि यानी कि टोटल इंसेंटिव जो है दिया कितना गया था। तो सभी का योग करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 8 20, हाथ में 2 8 5 13 13 6 18 9 18, ये अब 8 5 13 13 6 19 19 9 19 9 28 28 2 30 3 4 चौक 16 16 5 21 3 24, यानी कि 24 रुपये, बोलिए 24 यूनिट का क्या हो रहा था, प्रोत्साहन राशि दिया गया था। टोटल पूछा जा रहा है कि तुलना करना है किससे, सैलरी में से। तो सैलरी टोटल करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14 6 20, हाथ में 2 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 2 18 2 20, हाथ में 2 2 3 6 7 3 10 और 2 12। क्या चाहिए, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 12 से 24 2 बार में चला जाएगा, यानी कि प्रतिशत कितना आ गया, 2%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ब्यूटिशियन की आय में उसके वेतन और उसकी सेवाओं को मिलने वाली बख्शीश शामिल है। तो एक विशेष सप्ताह के दौरान उसकी बख्शीश उसके वेतन का 5/4 है, यानी कि बख्शीश बोल सकते हैं कि इंसेंटिव, बख्शीश दिया गया, इंसेंटिव दिया गया क्या है, उसके वेतन का, यानी कि सैलरी के कितने है, 5/4 के बराबर है। तो पूछा क्या जा रहा है, तो उसकी आय का कितना अंश उसकी बख्शीश से आया है। तो यहाँ पर जो है बख्शीश से आया, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, इंसेंटिव या फिर इसे टिप भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/4। तो टोटल जो है बोला गया है कि उनका जो इनकम है वो किसके बराबर है, वेतन और उनकी सेवाओं में मिलने वाली बख्शीश के बराबर है। तो बख्शीश कितना मिला, 5 यूनिट, सैलरी कितनी मिली, 4 यूनिट। तो टोटल जो है उसकी आय कितनी हो गई, 5 4 9 यूनिट। पूछा जा रहा है कि 9 यूनिट में से कितना भाग जो है बख्शीश मिला, तो 5 यूनिट, यानी कि 5/9 क्या है, बख्शीश का भाग है। तो बख्शीश से 5/9 आया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.85 घंटों को आप घंटे, मिनट और सेकेंड में किस प्रकार लिखेंगे। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपका क्या है, 1.85 है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे डेसिमल 100 चला जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 7 35,
20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.17/20, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर 1 घंटा आ गया आपका, यानी कि 1 आवर। 17/20 को क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे, तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करते हैं। 20 से 60 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 1 घंटा 17×3 यानी कि 1 घंटा 51 मिनट आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 9.08 घंटा को आप घंटा मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे। क्या करेंगे, इसे भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो पहले यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 घंटा, यहाँ पर फिर आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना बच गया 8/100। इसको क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे, तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना किया जाता है, 0 चला गया, 8 × 48/10, तो 48/10 आया। भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.8/10, यानी कि यहाँ पर आपके क्या आ गए 9 घंटा 4 मिनट, और 8/10 को जब सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे मिनट में, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 6 = 48, यानी कि 9 घंटा 4 मिनट 48 सेकंड इतना आपका समय आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।